क्लास के जनाब बाकायदा आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर जैसा कि आप जानते हैं शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो हम तारीफ अल्लाह के लिए। और जनाब सेकेंडरी फिजिक्स की क्लास है एज यूजुअल। चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है और जनाब हीट इसका नाम है। चैप्टर हीट के अंदर जो लोग बाद में क्लास में आए थे जिन्होंने देखा नहीं है तो वो देख लीजिएगा मेरे बेटा कि इसके अंदर 5 सवालात हैं। हमने शुरू में इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताई थी, अगर आपको याद हो। और अभी हम दूसरे सवाल के ऊपर हैं और अराउंड तकरीबन 20 डेज के करीब हमारे पास जो हो गए। इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये चैप्टर है बड़ा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि चूंकि 3-4 महीने के ब्रेक था तो हमने और भी कोशिश की थी। हमने 3-4 महीने के ब्रेक था, हमने और भी कोशिश की थी थोड़ा सा इसको आहिस्ता स्लो जनाते हुए रखा जाए। टॉपिक है जहां पर लास्ट टाइम थे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेटेंट हीट की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल लास्ट 2-3 मिनट रह गए थे तो हमने जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लिया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो सुन ले तवज्जो से कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की तीनों हालतों के अंदर वो पाए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर। इसका ताल्लुक उनके टेम्परेचर पर होता है। आपने सुना होगा एक ड्राई आइस का, शायद किसी ने नाम सुना हो। जो गुलकार गाना वाना गाते ना, पीछे धुआं उठ रहा होता है। अब तो फैशन खत्म हो गया, इस जमाने में बड़ा फैशन था, बगैर धुएं के गुलकार गाना नहीं गाते थे। तो वो ड्राई आइस होती थी। ड्राई आइस होती थी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी होती है सॉलिड स्टेट में, उसको जनाब ड्राई आइस जो कहा जाता है। जो सॉलिड आइस होती है उसको जनाब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको जनाब जो है वो ड्राई आइस कहा जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो आम तौर पे अमूमी तौर पे आप जानते हैं कि गैसेस स्टेट में होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में भी हो सकती है। सबसे जो कॉमन ट्रेन एग्जाम्पल हमारे पास है वो ऑब्वियसली पता है आपको, वाटर की है, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में हमारे पास होता है। सॉलिड में उसको आइस कहते हैं, लिक्विड में उसको वाटर कहते हैं, और गैसेज स्टेट में जनाब उसको स्टीम या वेपर्स कहा जाता है। इन तीनों स्टेट का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है। इन तीनों स्टेट का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, और आप जानते हैं कि टेम्परेचर को हम वेरी कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग और एक्सट्रैक्टिंग द हीट। या तो हीट दे दें, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर ले, उसमें से हीट बाहर निकाल लें, जैसा कि रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। Definition बहुत सिंपल सी है, the amount of heat required to convert 1 kilogram of solid completely into liquid at constant temperature is called latent heat of fusion of ice। यहाँ जो लफ्ज solid लिखा है उस solid को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किससे मेरे बेटा, आइस से कर सकते हैं। कि 1 किलोग्राम अगर आपके पास आइस मौजूद है कम्प्लीटली लिक्विड में, लिक्विड की मतलब क्या हो जाएगा, वाटर में, कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दरकार है उसको कहा जाता है क्या जनाब अली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहते हैं। फार्मूला इसका होता है m इंटू एच एफ। एच एफ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहते हैं। जब भी 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करना होगा तो आपको जो हीट दरकार होगी उसकी फिक्स वैल्यू होगी। दूसरी सबसे अहम बात जो समझने की है वो बात ये है कि जो मेल्ट होने का अमल होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। आपको बोले ना बोले, आपको बताएं या आपको ना बताएं, न्यूमेरिकल के अंदर भी देखिएगा, जब मेल्ट होने का प्रोसेस होता है तो वो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाएगा। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग ऑफ आइस, जब भी हम आइस की मेल्टिंग की बात करेंगे तो टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट 0 होगा, ख्याल रखना। दूसरे पास अमाउंट ऑफ हीट है, एम हमारे पास मास इन किलोग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एच एफ को कहते हैं, जिसकी वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अमूमी तौर पे न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज आपको नहीं दी जाती हैं, 3.36 10 की पावर 5 होती है। जिस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज फ्यूजन होता है वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है। आप जानते हैं कि वाटर को वी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। पतीली के अंदर पानी गर्म करें, पतीली में पानी डाल ले, चूल्हे पर रख के जला दे तो स्टीम आपको बनते हुए नजर आती है। स्टीम आपको बनते हुए नजर आती है जो कि गैसेज स्टेट होती है। क्या होती है मेरे बेटा, गैसेज स्टेट होती है। इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अगर 1 किलोग्राम मेरे पास वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड से मुराद यहाँ पर वाटर है, उसको हम कंप्लीटली वेपर से मुराद जहाँ स्टीम होगी,
कन्वर्ट करना चाहें, और किस टेम्परेचर पर खसूसी तौर पे ख्याल रखना कि टेम्परेचर जो हमारा होगा वो टेम्परेचर हमारा लाजमी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये बात बिल्कुल आपने वाज़े तौर पे जहन में रखनी है कि जब हम वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो वेपोराइजेशन के लिए लाजिम है कि जो टेम्परेचर हमारा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होगा। और जब हम बात करेंगे किसकी, मेल्ट होने की बात करेंगे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जनाब टेम्परेचर हमारा होगा। फार्मूला इसका होता है Q इज इक्वल टू M इंटू एच वी, इसके पास फार्मूला हो जाएगा। एच वी की वैल्यू फिक्स होती है, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। एच वी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू 2.26 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम होती है। यानी अगर 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली कन्वर्ट करना हो, अगर 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली कन्वर्ट करना हो स्टीम में, किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें दरकार होगी दैट विल बी 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम हमारे पास जनाब इसकी वैल्यू होगी। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वगैरह में इस्तेमाल होगी, एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछी जा सकते हैं। ऐसे आपको पता है कि सेकेंडरी लेवल पर डेफिनेशन के हवाले से कोई सवाल तो होता नहीं है। अब आता है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या होता है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हमारे पास है। आप जानते हैं कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है तो हीट का फ्लो होता है। क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। कहाँ से फ्लो होता है, हॉट बॉडी से हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब जनाब हीट जो है वो फ्लो करती है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब जनाब हीट हॉट बॉडी से हीट का फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी की जानिब जनाब हीट हमारे हीट का फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब होता है, यहाँ तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। जरा इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिएगा। जो ब्लॉक ए आपको रेड कलर से नजर आ रहा है मेरे बेटा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। जो दूसरा ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर से, इसका टेम्परेचर कम है। अब ये दोनों अलग अलग हैं। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को जब एक साथ ज्वाइन कर दिया, कांटेक्ट पे ले आए फिजिकली। जब इनको मेरे बेटा कांटेक्ट में ले आए हैं तो कुछ हीट फ्लो करेगी। कहाँ से फ्लो करेगी, हॉट से हीट फ्लो करेगी कोल्ड की जानिब, यहाँ तक के दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। बोथ हैव सेम टेम्परेचर, हीट का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो बॉडी हॉट है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो बॉडी कोल्ड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो बॉडी हॉट है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो बॉडी कोल्ड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि दोनों का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस पूरे मरहले में गौर से आप देखें तो हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी और कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी। हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी, कोल्ड बॉडी जनाब हीट गेन करेगी। तवज्जो देके देख लें क्या लिखा हुआ है, when two bodies of different temperature are brought in contact with each other। जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है तो हीट फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करती है मेरे बेटा, हॉट बॉडी से हीट फ्लो करती है। किसकी जानिब फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी की जानिब जनाब हीट फ्लो करती है, यहाँ तक के दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस आर ऑलवेज इक्वल। जितनी हीट लॉस हो रही होगी इतनी हीट गेन हो रही होगी। एक बॉडी हीट लॉस करेगी, एक बॉडी हीट लॉस करेगी, दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी। मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं हीट लॉस बाय हॉट बॉडी। ऑब्वियसली सी बात है कि हीट लॉस, हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी, इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी जनाब हीट हमारे पास गेन करेगी। इसको हम मैथमेटिकली अगर सिंबल में चाहे तो लिख सकते हैं क्यू। क्यू गेन इज इक्वल टू क्यू लॉस। क्यू से मुराद क्या है, क्यू से मुराद क्या है, हीट है जो गेन हो रही है या लॉस हो रही है। एक बात अच्छी तरीके से आप समझ ले कि जो हीट होगी उसको मालूम करने के लिए फार्मूला, अगर तो फ्यूजन है तो ये इस्तेमाल करेंगे, क्यू के लिए बात हो रही है।
अगर वेपोराइज हो रहा है तो फार्मूला MHV इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास फ्यूज हो रहा है तो MHV इस्तेमाल करेंगे। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फार्मूला MC डेल्टा T इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब बेसिकली आपके पास MCQs, ये सब आपके पास न्यूमेरिकल्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा। अब जनाब इस चैप्टर को अगर हम देखें, इस टॉपिक को अगर हम देखें, तो इसमें जितने थ्योरेटिकल पार्ट थे हमने सारे कर लिए। कुछ MCQs इसमें से आ सकेंगे, कुछ न्यूमेरिकल इसमें से आ सकेंगे। अब हमारा जो पोर्शन है मेरे बेटा वो न्यूमेरिकल के हवाले से है। समझ ले गौर से कि पहले इसके अंदर फार्मूलाज हमारे पास क्या है। पहला जो फार्मूला हमारे पास है वो स्पेसिफिक हीट के हवाले से है, और Q बराबर होता है CM डेल्टा T के। इसके बराबर होता है CM डेल्टा T के बराबर होता है। Q से मुराद अमाउंट ऑफ हीट है, M से मुराद मास इन किलोग्राम है, डेल्टा T से मुराद चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा T से मुराद हमारे पास क्या है मेरे बेटा, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा T से मुराद है। यहाँ एक बात वाजे रहे कि ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होता है। क्या होता है मेरे बेटा, जब हमारे पास टेम्परेचर तब्दील होगा तो ऐसी सूरत में इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाएगा। ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T का, जबकि हमारे पास टेम्परेचर में तब्दीली हो रही हो। क्या हो रही हो, टेम्परेचर में तब्दीली हो रही हो। यहाँ वाजे रहे कि वाटर के लिए जो C की वैल्यू होती है वो 4200 होती है। पहले भी आपको मेरे बेटा हमने मेंशन किया था, पहले भी आपको बताया था कि तमाम सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट आपको न्यूमेरिकल में दे देंगे, नहीं देंगे तो वाटर की नहीं देंगे, नहीं देंगे तो वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको, वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको नहीं दी जाएगी, ये याद होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर शुड बी रिमेम्बर्ड, ये आपको याद होनी चाहिए। जो रिमेनिंग होंगी उनकी आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे दी जाएगी। दूसरा फार्मूला हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऑफ आइस के हवाले से किया। इसका फार्मूला क्या था, QMHF था। Q से मुराद थी अमाउंट ऑफ हीट, M से मुराद था मास इन किलोग्राम, और इसको HF को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको कहते हैं। और यहाँ एक बात वाज़े तौर पे समझने की ज़रूरत है कि ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आपके पास चेंज इन स्टेट होगी। क्या होगी मेरे बेटा, आपके पास स्टेट तब्दील होगा, जब वो सॉलिड से लिक्विड में होगा। और एक बात का और ख्याल रखना कि ये जो फार्मूला जब भी लगेगा तो आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला जब भी लगेगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। इस फार्मूले की शर्त है कि ये फार्मूला उसी वक्त लगता है जब टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री हमारे पास होगा। इसी सिलसिले में तीसरा फार्मूला हमने किया, कौन सा, लेटेंट हीट। आइस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने किया है, इसका फार्मूला MHF है, और इसमें HV से मुराद क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अगेन ख्याल रखना मेरे बेटा कि ये फार्मूला भी चेंज इन स्टेट पर लगेगा। ये फार्मूला भी क्या है, चेंज इन स्टेट के हवाले से हमारे पास ये फार्मूला है। और ये फार्मूला जब भी लगेगा समझ लेना मेरे बेटा, बताने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले के अंदर मेंशन हो ना मेंशन हो, बाय डिफॉल्ट जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, तभी ये फार्मूला वैलिड है, वरना ये फार्मूला वैलिड नहीं है। फिर हमने किया कौन सा, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 2.26 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम इसकी वैल्यू होती है। फिर पढ़ा हमने क्या, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अभी ये क्यू यहाँ पे आ रहा है ना, इस क्यू की जगह पर MHV भी आ सकता है, इस क्यू की जगह पर MHF भी आ सकता है, इस क्यू की जगह पर MC डेल्टा T भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर सॉलिड से अगर आइस मेल्ट हो रही है तो MHF लगेगा क्यू की जगह पर, अगर वेपोराइज हो रहा है तो MHV लगेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MC डेल्टा T लगेगा। इन फार्मूलों को जहन में रखिएगा, न्यूमेरिकल अभी हम करने जा रहे हैं आगे, तो ये फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। क्लियर है, सही है।
आगे जनाब कंटिन्यू करते हैं, तवज्जो देके जरा गौर से देखिएगा। ये फार्मूला है, टोटली फार्मूला है, सारे न्यूमेरिकल इन्हीं पर हो जाएंगे। जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं, ये सारे न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूलाज पर सारे न्यूमेरिकल हमारे पास जनाब सॉल्व हो जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा। Calculate the amount of heat required to raise the temperature of 500 grams of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 ग्राम वाटर है, हम चाहते हैं कि इसके टेम्परेचर को 20 से बढ़ाकर 70 कर दें। अब सुन लो गौर से, तवज्जो से, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फार्मूला वैलिड होगा एम सी डेल्टा टी। जब टेम्परेचर चेंज होता है मेरे बेटा, तो जो फार्मूला वैलिड है वो फार्मूला हमारे पास होगा एम सी डेल्टा टी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास टेम्परेचर तब्दील हो रहा है तो। डेटा बनाते हैं, गिवन की बात करते हैं। मास ऑफ वाटर एम हमें गिवन है 500 ग्राम। यहाँ ये बात समझ लें, यहाँ ये बात समझ लें मेरे बेटा कि आपके पास सूरत हाल क्या है कि मास हमें जो है वो किसमें गिवन है, ग्राम में गिवन है। ग्राम नहीं चलेगा, ग्राम नहीं चलेगा, लाजमी किलोग्राम में होना चाहिए। इस फार्मूले की शर्त ये है, एम सी डेल्टा टी के फार्मूले की, इसकी शर्त ये है कि ये एस आई यूनिट में होना चाहिए। अब बोलेंगे क्यों? जब लीनियर एक्सपेंशन के सवाल कर रहे थे तो आपने सेंटीमीटर के सवाल को सेंटीमीटर में जाने दिया, मीटर को मीटर में जाने दिया, कभी की बात ही नहीं की। अब कह रहे किलोग्राम में कर लो। वजह इसकी ये है मेरे बेटा कि हमने जब लीनियर एक्सपेंशन किया था तो वहां पर लेंथ की यूनिट कैंसिल हो गई थी, कांस्टेंट जो था वो लेंथ की यूनिट से इंडिपेंडेंट था। यहाँ जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो अब ये आगे चल के हम यूनिट लिखेंगे, तो स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास की किलोग्राम आ रही होती है। यही वजह है कि लाजिम है कि जब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वही यूनिट होनी चाहिए जो कि कांस्टेंट के अंदर यूनिट मौजूद है। लिहाजा मास को किलोग्राम में लिया जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर T2 गिवन है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें फार्मूले में जरूरत पेश आती है डेल्टा टी की, हमें फार्मूले में जरूरत पेश आती है डेल्टा टी की। डेल्टा टी क्या करते हैं, बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करेंगे। तवज्जो देके गौर से सुनना बात मेरी, ना कोई फार्मूला T1 माइनस T2 होता है, ना कोई फार्मूला T2 माइनस T1 होता है। आपने वैल्यूज देखकर डिसाइड करना होता है। अगर T1 बड़ा है तो फार्मूला T1 माइनस T2 हो जाएगा, अगर T2 बड़ा है तो फार्मूला T2 माइनस T1 हो जाएगा। फिर सुन लो गौर से, कोई T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता फिक्स। इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। जब डेल्टा टी निकालेंगे तो बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटे वाले टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, विच एवर विल बी द लार्जर वन इज टेकन फर्स्ट। T1 माइनस T2 हो, T2 माइनस T1 हो, इररेलेवेंट है। हमने बेसिकली क्या देखना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। माइनस करेंगे 50 डिग्री हमारे पास आ गया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप जानते हैं कितना होता है मेरे बेटा, 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड। गौर से देखो, यहाँ मास लिखा है किलोग्राम में, यहाँ मास किस पे लिखा है, किलोग्राम में लिखा है, लिहाजा हमने किलोग्राम में लिया है। अब फौरन सवाल जहन में आया कि जब यहाँ के लिखा है तो उसको भी के में होना चाहिए, आना चाहिए ना सवाल जहन में। जब यहाँ पर के लिखा है तो यहाँ पर भी के होना चाहिए। तो पहले बेटा आपको मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी में, सिर्फ डेल्टा टी में, तो डेल्टा टी जो सेंटीग्रेड में होता है वही केल्विन में होता है। जो डेल्टा टी सेंटीग्रेड में होता है मेरे बेटा, वही डेल्टा टी हमारे पास केल्विन में होता है। लिहाजा किसी भी फार्मूले में अगर डेल्टा टी है तो ये उसको सेंटीग्रेड लिखें, केल्विन लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ डेल्टा टी की बात हो रही है, सिर्फ डेल्टा टी की हद तक बात हो रही है कि जो डेल्टा टी सेंटीग्रेड में होता है वही डेल्टा टी केल्विन में होता है। अमाउंट ऑफ हीट क्यों मालूम करनी है, अमाउंट ऑफ हीट क्यों हमने मालूम करनी है, क्योंकि टेम्परेचर में तब्दीली हुई है, लिहाजा फार्मूला लगेगा एम सी डेल्टा टी। ध्यान में रखना कि फार्मूला कौन सा लगना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं। टेम्परेचर तब्दील हुआ है, लगाएंगे फार्मूला सी एम डेल्टा टी, लगाएंगे फार्मूला सी एम डेल्टा टी, फार्मूला लगाया जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं मेरे बेटा, सी की वैल्यू कितनी गिवन है,
थी की वैल्यू 4200 गिवन है। मास कितना निकाला 0.5, हमने यहाँ से मास निकाल लिया है। डेल्टा टी कितना निकाला है 50 निकाला है। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे बेटा, हमारे पास वैल्यू आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5। फिर देख लो मेरे बेटा ये सब वैल्यू डेटा में से उठ के आती है। जो m लिखा था ये 0.5 यहाँ पे आ गया, उसके बाद जो c की वैल्यू लिखी थी, सॉरी c की वैल्यू यहाँ आ गई है, और मेरे बेटा जो आपके पास c की वैल्यू यहाँ आ गई है। जो मास हमारे पास मौजूद था, इस मास की वैल्यू को यहाँ लिख दिया है। जो डेल्टा टी निकाला था, इस डेल्टा टी की वैल्यू को हमने क्या किया मेरे बेटा, जो डेल्टा टी हमने यहाँ से निकाला था कितना, इस डेल्टा टी की वैल्यू को हम जनाब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 50 जो था 50 आएगा। अब जब मेरे बेटा कैलकुलेटर संभालिएगा, हमने तो आंसर यहाँ पर लिख दिया है, मगर आपको मैंने पहले भी रेकमेंड किया था मेरे बेटा, कोशिश ये करना कि घर पर कैलकुलेटर से खुद इसको सॉल्व करना। 105,000 जूल, 105,000 जूल हमारे पास जनाब इसका आंसर आ जाएगा। रिजल्ट की बात करते हैं तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 500 grams of water from 20 degree centigrade to 70 degree centigrade is 105,000 जूल। आसान सा न्यूमेरिकल है, मैट्रिक क्लास में भी किया हुआ होगा। ये तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा के पहले बच्चों को दाना डालते हैं, ताकि जरा बच्चों का माइंड बन जाए कि जी न्यूमेरिकल आसान होते हैं। तो ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आसान आसान न्यूमेरिकल होंगे, जलेबी की तरह आसान आसान न्यूमेरिकल होंगे। अभी तो शुरुआत है, बड़ा अच्छा किसने शेयर करना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। Now we come to the second numerical। अभी सिर्फ आप लोग इंट्रोडक्शन हमारे पास है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 30 ग्राम ऑफ आइस कंप्लीटली इनटू वाटर। 30 ग्राम ऑफ आइस को कंप्लीटली इनटू वाटर में कन्वर्ट करना है। फिर ख्याल रखना मेरे बेटा कि जो कन्वर्जन होती है ये हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको दे दी हमने 3.36 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ये ना भी दी जाए तो याद होनी चाहिए, ये ना भी दी जाए तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। मास ऑफ आइस है 30 ग्राम है, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट में किलोग्राम आया हुआ है, लिहाजा ये किलोग्राम में होना चाहिए। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। ग्राम को किलोग्राम में करना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 1000 से 0.03 किलोग्राम आ जाएगा। हीट ऑफ जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है HF है, उसकी वैल्यू 3.36 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम है। रिक्वायर्ड में हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है, रिक्वायर्ड हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है। और बेटा देख लें कि वर्किंग फार्मूला हमारे पास क्या होगा। अब चूंकि स्टेट चेंज हो रही है, अब चूंकि हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है तो दो फार्मूले हैं, ये MC डेल्टा T नहीं लगेगा। स्टेट चेंज होती है तो दो फार्मूले हैं, MHF है MHV है। अगर फ्यूज हो रहा है तो उसके लिए MHF इस्तेमाल करेंगे, वेपराइज होता तो MHV इस्तेमाल करेंगे। देख ले मेरे बेटा आपके पास Q = MHF हो गया। M की वैल्यू कितनी की कैलकुलेशन देख लेते हैं। M की वैल्यू 0.03 है, HF की वैल्यू 3.36 है, मल्टीप्लाई कर लेना 10080 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कोई इशू होगा तो पूछ लीजिएगा। वैसे उम्मीद है कि आंसर ही आ जाएगा। या आपने जनाब रिजल्ट लिख दिया कि ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये तो आसान आसान न्यूमेरिकल थे, जरा बच्चों वाले न्यूमेरिकल थे, आपको सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। अब जो सवाल करने जा रहे हैं जरा ध्यान से बहुत ज्यादा फोकस करके देखिएगा। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है, पहले भी आया हुआ है, किताब का ये न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा फोकस करके तवज्जो करके देखिएगा। A 2 किलोग्राम आयरन पीस इज टेकन फ्रॉम अ फर्नेस। फर्नेस कहते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, फर्नेस कहते हैं जहां पर टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा हो, इसको फर्नेस कहा जाता है। 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है एंड पुट इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, और फिर हमने इसको एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस पे गरम गरम उठाकर रख दिया। एज्यूमिंग दैट ऑल द हीट गिवन आउट फ्रॉम आयरन इज यूज्ड टू मेल्ट आइस। जितनी हीट निकली है वो फर्स्ट करते हैं, एज्यूम किया, जितनी हीट है वो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, आइस को मेल्ट करने में इस्तेमाल हो रही है।
की जितनी हीट है वो आइस को मेल्ट करने पे इस्तेमाल हो रही है, और जब मेल्ट होता है ख्याल रखना कि टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितनी आइस मेल्ट होगी ये हमने मालूम करना है। कितनी आइस मेल्ट होगी ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू गिवन है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दे दिया आपको 499 आपको गिवन है, 499.5 होता है। जो भी वैल्यू गिवन होगी वो इस्तेमाल कर लेंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर मैंने 499.5 लिख दिया। जरा तवज्जो देके सवाल को समझे, सवाल क्या है। सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस मौजूद है। क्या है बेटा, हमारे पास एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस हमारे पास जनाब मौजूद है, और जो आइस होगी तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, जो आइस होगी इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आइस होगी इसका टेम्परेचर होगा मेरे बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर होगा। यहाँ मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ आयरन मौजूद है जिसको हमने निकाला है फर्नेस से। क्या मौजूद है, अब ब्लॉक ऑफ आयरन, पीस ऑफ आयरन हमारे पास मौजूद है। इस पीस ऑफ आयरन को हमने कहाँ से निकाला है मेरे बेटा, फर्नेस से निकाला है। और जब फर्नेस से निकाला है मेरे बेटा तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 650 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड जनाब इसका टेम्परेचर है। फर्नेस से निकाला है, हॉट है, गरम गरम है। फिर हमने क्या किया मेरे बेटा कि इस आयरन के पीस को उठाकर रख दिया कहां पर, ब्लॉक ऑफ आइस के ऊपर। इस आयरन के पीस को उठाकर हमने क्या किया मेरे बेटा, तवज्जो देख ले, इस आयरन के पीस को उठाकर हमने कहाँ रख दिया है, इसको उठाकर हमने ब्लॉक ऑफ आइस पर रख दिया। क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। जब हीट लॉस करेगा तो आइस मेल्ट होगी, हीट लॉस करेगा तो मेरे बेटा आइस मेल्ट होगी, और आइस मेल्ट होगी तो क्या बन जाएगा, वहां पानी बन जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। जब आइस मेल्ट होगी तो आइस मेल्ट होने के नतीजे में वहां क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां पर वाटर पैदा हो जाएगा, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कितनी आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है, इस मास को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। कितनी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई है इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने मालूम करना है। फिर तवज्जो देके गौर से देख लें हमने क्या किया। हमारे पास ब्लॉक ऑफ आइस मौजूद था, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आयरन का पीस मौजूद है 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। क्या किया बेटा हमने, आयरन के पीस को उठाकर हमने कहाँ रखा, ब्लॉक ऑफ आइस पे रखा। ये गरम गरम था, हीट लॉस करेगा, उस वक्त तक हीट लॉस करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर 0 ना हो जाए। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। या जो हीट ये प्रोड्यूस करेगा वो सारी की सारी हीट आइस को मेल्ट करने में इस्तेमाल होगी, वाटर फॉर्म होगा। जितना वाटर फॉर्म होगा इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। डेटा बनाने की कोशिश करते हैं, तवज्जो देखिए डेटा साइड पर आ जाए। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। मास ऑफ आयरन हमें गिवन है, मैंने MI लिख दिया, 2 किलोग्राम इसका मास गिवन था। मास ऑफ आयरन हमारे पास जनाब गिवन था 2 किलोग्राम था। पहले से किलोग्राम में है तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, पहले से किलोग्राम में है तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन, आयरन का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ डिग्री का निशान लगा हुआ है, मैं बाज जगह लगाना भूल जाता हूँ, भूल नहीं जाता हूँ, बाज जगह डिग्री का निशान टाइप करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ। बस आप तो पेन से लिखोगे, जहां मर्जी कुछ भी लिख दो। तो जब भी सेंटीग्रेड लिखिएगा डिग्री का निशान जरूर लगाइएगा। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन हमें गिवन है, कितना गिवन है मेरे बेटा, 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है। फाइनल टेम्परेचर T2 गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर T2 हमारे पास कितना गिवन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो है वो गिवन है। कितना टेम्परेचर है फाइनल, T2 हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, जब इसको आइस पे रखा जाएगा तो ये उस वक्त तक हीट लॉस करेगा जब तक के आइस का ब्लॉक ऑफ आइस बहुत बड़ा है, ये हीट लॉस करता रहेगा यहाँ तक के दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। पीछे आपको बताया लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में कि जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट पे लेकर आते हैं उस वक्त तक ये हीट का ट्रांसफर होता है जब तक के दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो आयरन भी बिलाखिर उस वक्त तक हीट लॉस करता रहेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर 0 ना हो जाए, लिहाजा T2 0 हो जाएगा।
जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी किसके बराबर होगा, T1 माइनस T2। अब देखो मैंने पहले भी कहा था कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि T1 माइनस T2 होगा कि T2 माइनस T1 होगा। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि T1 माइनस T2 होगा या T2 माइनस T1 होगा। इट विल डिपेंड, सुमैया रिजवान साहब तवज्जो देखिए और सुन ले, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू, वैल्यू पर डिपेंड करेगी। जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो पहले आएगी, जो छोटी वाली वैल्यू बाद में आएगी। इररेलेवेंट है कि किसका नाम T1 है किसका नाम T2 है। T1 T2 नाम होना जरूरी नहीं है, T1 T2 नाम पता होना जरूरी नहीं है जनाब। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। डेल्टा टी बराबर है 650 डिग्री सेंटीग्रेड के हो जाएगा बराबर। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस HF 3.36 10 की पावर 5 है, सवाल में गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको गिवन है जनाब 499.5। यहाँ मैंने 0.5 लिखना भूल गया था, यहाँ मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है 499.5 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन है। केल्विन लिखे सेंटीग्रेड लिखे, डेल्टा टी होता है इररिलेवेंट है। रिक्वायर्ड हमारे पास है अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट टू वाटर, वो आइस जो वाटर के अंदर मेल्ट होगी, इसका नाम रख दिया MW। नाम रखने को M1 M2 M3 भी रख सकते हैं, वो जरा कंफ्यूजिंग होता है। जब MW लिख देते हैं तो पता होता है वाटर है, W के मतलब वाटर है, I लिख दिया इसके मतलब आयरन है। इसलिए वजह से इस तरह के नाम रखना जरा निस्बतन सहल रहता है, आसान रहता है। रिक्वायर्ड की जब बेटा हम बात करते हैं, जरा यहाँ आ जाते हैं चंदा, जब हम रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूला क्या है। इस पूरे सिनारियो में एक बॉडी ने हीट लॉस की है, दूसरी बॉडी ने हीट गेन की है। हीट इज लॉस्ट बाय द आयरन एंड हीट इज गेन बाय द आइस। सुने जरा गौर से, हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय आयरन। हीट गेन बाय आइस, आइस ने हीट गेन की है, इज इक्वल टू हीट लॉस बाय आयरन। इसको अगर हम चाहें तो फार्मूला हो सकता है Q गेन इज इक्वल टू Q लॉस, Q गेन इज इक्वल टू Q लॉस। अब जो गेन हुआ है किसने गेन किया है, गेन किया है आइस ने, और आइस की स्टेट चेंज हुई है। आइस ने हीट गेन की है, आइस की स्टेट चेंज हुई है। जब स्टेट चेंज होती है तो फार्मूला लगेगा MHF। क्या लगेगा फार्मूला, MHF लगेगा। आयरन ने हीट लॉस किया है, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। क्या हुआ है बेटा, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। जब टेम्परेचर चेंज हुआ है तो फार्मूला लगेगा MC डेल्टा टी। याद रख लेना, टेम्परेचर चेंज होता है तो फार्मूला MC डेल्टा टी होगा। स्टेट चेंज होगी तो लेटेड हीट वाले फार्मूला लगेंगे। यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर दें, हीट जो आपके पास हीट गेन थी उसकी जगह पर आ जाएगा MHF, ये MW है, MHF आ जाएगा, ये MW हमारे पास है। ये हमारे पास MW है। MWHF इज इक्वल टू MI, आयरन का टेम्परेचर चेंज हुआ है, MIC डेल्टा टी हो जाएगा। कैलकुलेशन की बात करते हैं, यहाँ से MW को अलग कर ले, यहाँ से MW को अलहदा कर लेते हैं। MW को अलहदा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, MIC डेल्टा टी आयरन का मास है, और नीचे आ जाएगा HF। नीचे क्या आ जाएगा मेरे बेटा, HF हमारे पास जनाब नीचे आ जाएगा। और क्या देखते हैं, जब वैल्यू इसके अंदर कैलकुलेशन की बात करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मेरे बेटा। 2 है मल्टीप्लाई बाय, ये आई वाई कुछ भी नहीं है, ये 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 499.5 है। 2 है मल्टीप्लाई बाय क्या है, 499.5 हमारे पास है। ये हमारे पास जनाब जो है वो आई गलती से आ गया, यहाँ पर आई नहीं है। 2 है मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 499.5 है, डेल्टा टी हमारे पास 650 था, 3.36 10 की पावर 5 HF की वैल्यू थी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.93 किलोग्राम। 1.93 किलोग्राम हमारे पास जनाब इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1.93 किलोग्राम हमारे पास जनाब इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बेटा, 1.93 किलोग्राम आइस विल मेल्ट। इतनी आइस हमारे पास मेल्ट होगी, यानी स्टीम से, यानी कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर से कन्वर्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा करने में। न्यूमेरिकल आप लोगों ने थोड़ी सी एनिमेशन बना दी थी तो आप लोगों को और अच्छा बेहतर देखने में लगा होगा। ऐसा ना हो तुम लोग बाद में बोलोगे सर ऑनलाइन ही पढ़ाई करें, इधर क्लास तो सुना पड़ा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा जनाब
इसको जूम की इजाजत नहीं है, 1 मिनट से कम का टाइम हमारा बाकी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे।